हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इसकी मैकेनिज्म SN1 और SN2 के बारे में। तो पहले हम लोग स्टूडेंट देखते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वास्तव में क्या होती है। फिलहाल इसके बारे में पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज दोबारा फिर से समझेंगे। देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। नाभिक स्नेही का मतलब होता है कि ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, लोन पेयर पाया जाता है, तो ऐसे अभिकर्मक जो होते हैं नाभिक स्नेही होते हैं। और प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जो अभिकर्मक जो है किसी दूसरे अणु को क्या कर दें, परमाणु को विस्थापित कर दें। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये एक एल्किल हाइलाइड है। एल्किल हाइलाइड में जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है, ये पोलर या ध्रुवी बॉन्ड होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन भी एक नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन जब एल्किल हाइलाइड के अणु पर हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील या हाइड्रोजन से अधिक प्रबल न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो एल्किल हाइलाइड के अणु पर जब हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है, तो एल्किल हाइलाइड के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो ध्रुवीय बॉन्ड है, इस ध्रुवीय बॉन्ड में कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो जब कोई भी मॉलिक्यूल परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ऐसे परमाणु को और अट्रैक्ट होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? न्यूक्लियोफाइल ऐसे रिजेंट होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और अधिकता वाला रिजेंट किधर आकर्षित होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और कमी किसके पास होगी? जो धनावेशित होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल नाम इसीलिए दिया गया नाभिक स्नेही, क्योंकि नाभिक की ओर आकर्षित हो। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित। तो धनावेश की ओर आकर्षित होते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो धनावेश की ओर आकर्षित होंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, और यहाँ पर इस प्रकार से स्थायी मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में? जब किसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन जो है ये मुख्यतः एल्किल हाइलाइड के अणु द्वारा दी जाती हैं। तो एल्किल हाइलाइड में जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो हाइड्रोजन से अधिक स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, X से अधिक प्रबल न्यूक्लियोफाइल, जैसे OH माइनस, एल्कोक्साइडान, RO माइनस, सोडियम एल्केनोएट, RCOO माइनस, CN माइनस, NC माइनस, NO2 माइनस, ONO माइनस, ETC। तो जो हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रांग, क्या लिखा है? X मीन्स हाइड्रोजन से अधिक प्रबल न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, तो हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर समझेंगे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं CH3Cl, और यहाँ पर NOH के साथ रिएक्शन कराइए, तो NOH में OH क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। OH क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या करेगा? OH Cl को स्थापित कर देगा, Cl Na के साथ चला जाएगा NaCl के फॉर्म में, और ये बन जाएगा CH3OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अब हमें जो मेनली यहाँ पर डिस्कस करना है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की क्रियाविधि देती हैं। नंबर 1 देती हैं SN1 प्रकार की क्रियाविधि, SN1 अभिक्रिया के आधार पर। दूसरी होती है SN2 अभिक्रिया। ठीक है, तो SN1 का मतलब होता है, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन,
सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमालिकुलर ठीक है स्टूडेंट्स। और SN2 में क्या होगा, S का मतलब होगा सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमालिकुलर रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो SN1 का मतलब समझ गए होंगे। S का मतलब होता है सबस्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब यूनिमालिकुलर, एक मालिक्यूल पर डिपेंड करने वाली प्रक्रिया। SN2 मतलब होता है, SN में S का मतलब सबस्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब बाईमालिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पर 2 का मतलब होगा यहाँ पर 2 मालिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और SN1 का मतलब हो गया यहाँ पर एक मालिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे, इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर SN1 देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की फर्स्ट टाइप से मैकेनिज्म SN1 के बारे में देखेंगे। तो SN1 का मतलब हमने बताया कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमालिकुलर रिएक्शन, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन वो सिर्फ सबस्ट्रेट मालिक्यूल पर डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट मतलब वो अभिक्रिया, SN1 का मतलब होता है कि वो अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा, उस रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोलते हैं। जो या कह सकते हैं जो कार्बनिक अणु होगा, एल्किल हैलाइड, जैसे एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। इसको ऐसे लिख लेंगे, R इक्वल टू K सबस्ट्रेट। या हमारे पास एल्किल हैलाइड है तो कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की जो दर है वो केवल एल्किल हैलाइड के मालिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, केवल एक मालिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। उसे बोलते हैं SN1 अभिक्रिया। तो अगर पूछा जाए SN1 अभिक्रिया परिभाषा क्या है, तो लिखेंगे वो नाभिक स्नेही अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट या एल्किल हैलाइड की सांद्रता या कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, उसे हम SN1 अभिक्रिया कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि एल्किल हैलाइड मीन्स एक ही अणु पर निर्भर कर रही है, इसीलिए इसे यूनिमालिकुलर, और यूनिमालिकुलर के कारण इसे 1 लिखा गया। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा 1 क्यों लिखा गया। 1 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो रेट है, अभिक्रिया की दर जो है, रेट मीन्स अभिक्रिया की जो दर है या अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद है, अभिक्रिया की दर या वेग निर्धारण पद, अभिक्रिया की दर या वेग निर्धारण जो पद है वो केवल ओनली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल है। RX की सांद्रता पर डिपेंड करता है, RX की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये एक मॉलिक्यूल है, एक ही अणु है, केवल एक ही अणु पर निर्भर कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको SN1 लिखा गया, जिसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब इस पर एक न्यूक्लियोफाइल NaOH का अटैक कराया गया अल्कोहल प्रेजेंस में।
एक्वा सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर Na जो होगा वो Cl को रिप्लेस कर देगा, और जो न्यूक्लियोफाइल OH है वो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल OH जो होगा Cl को रिप्लेस करेगा, Na नहीं रिप्लेस करेगा, न्यूक्लियोफाइल OH Cl को रिप्लेस करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 का होल थ्राइस COH, जिसे हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। अब हम इसको मैकेनिज्म के द्वारा समझेंगे, ये क्रिया किस प्रकार से हो रही है, इसकी मैकेनिज्म समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, जिसमें एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये। अब क्या होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप जो होगा, स्टेप फर्स्ट है ये, स्टेप फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो होगा ये आयनाइज्ड होगा, ठीक है। आयनाइजेशन होगा इसका, ठीक है, और ये स्टेप स्लो होगा। तो आयनाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयनाइजेशन के बाद ये एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन देगा। ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जिसका नाम होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जिसका नाम होगा टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, ब्यूटिल कार्बोकैटायन, ठीक है। अब आयनाइजेशन के बाद जब यहाँ टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बन गया, अब इस टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन पर स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो सेकंड स्टेप होगा, इस सेकंड स्टेप में टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन पर बहुत ही तेज़ी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण तुरंत इस पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा बहुत ही फास्ट, ठीक है। और ये आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, आके और प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर से हमारे पास फिर से प्रोडक्ट बन जाएगा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हमने लिखी है, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि जब बताई गई, इस क्रियाविधि में 2 स्टेप हुए, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट में पहले क्या हुआ कि टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का आयनाइजेशन हुआ स्लो, जिससे क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और जाके प्रोडक्ट हमें टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बन गया। अब बात ये आती है SN1 क्यों है, SN1 ही क्यों है, SN2 क्यों नहीं है। तो देखिए इसका रीज़न ये है, किसी अभिक्रिया की जो दर होती है, किसी अभिक्रिया की जो दर होती है या वेग निर्धारण पद जो होता है, वो जो होता है वो उस अभिक्रिया में केवल जो है स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है, ठीक है। वेग निर्धारण जो पद होता है, जो डिटरमाइन स्टेप होता है, रेट ऑफ एक्शन जो डिटरमाइन किया जाता है, वो स्लो स्टेप पर डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं इसका जो रेट होगा, रेट अभिक्रिया की दर R और CH3 का होल थ्राइस CCl, ठीक है। मतलब अभिक्रिया की जो दर है, इस अभिक्रिया की जो दर है वो सिर्फ टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल OH के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि OH इस पर बहुत तेज़ी से अटैक करके प्रोडक्ट बना दे रहा है, इसलिए इसके कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, और केवल टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये स्लो स्टेप है। और रेट डिटरमाइन स्टेप जो होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं नोट रेट डिटरमाइन या वेलोसिटी डिटरमाइन डिपेंड ओनली स्लो स्टेप, यह कह सकते हैं अभिक्रिया की दर
या वेग का निर्धारण, यहाँ पर निर्धारण अभिक्रिया के मंद पद स्लो स्टेप, मंद पद स्लो स्टेप पर निर्भर करती है। अब तो स्टेप क्लियर हो गया होगा कि ये SN1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का आयनाइजेशन, एक जो फर्स्ट स्टेप है ये एक स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, केवल कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। तो स्लो स्टेप पर डिपेंड करती है। तो स्लो स्टेप में क्या, केवल एक ही मालिक्यूल है, स्लो स्टेप में केवल एक ही मालिक्यूल है, इसलिए एक मालिक्यूल होने के कारण इसे यूनिमालिक्यूलर बोला जाएगा। यूनिमालिक्यूलर होने के कारण इसे SN1 बोला जाएगा। तो स्टूडेंट अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा SN1 का मतलब क्या होता है कि जब कोई अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद होता है, रेट डिटरमाइन स्टेप जो होता है वो केवल सबस्ट्रेट मालिक्यूल या रिएक्टेंट मालिक्यूल के कंटेंट पर डिपेंड कर रहेगा, तो उसे हम SN1 बोलेंगे। तो यहाँ पर जो एग्जांपल लिखा हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की NOS रिएक्शन, तो यहाँ पर जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का आयनाइजेशन हो रहा है ये स्लो हो रहा है, और स्लो होने के कारण अभिक्रिया की दर केवल इसी पर डिपेंड करेगी, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के कंसंट्रेशन पर, न्यूक्लियोफाइल OH के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, जो यहाँ पर हमने दिखा हुआ है इस प्रकार से, जो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, ठीक है। K क्या होता है, रिएक्टेंट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड केवल इस पर डिपेंड करेगी, इसलिए ये SN1 टाइप की मैकेनिज्म होगी। इसको स्टूडेंट नोट कर लें। स्टूडेंट्स अभी हम लोग SN1 टाइप से मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल के साथ में। अब हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से कौन कौन से एल्किल हैलाइड तेज़ी से SN1 अभिक्रिया देंगे। तो देखिए जो मेथिल समूह होता है CH3, इसमें क्या होते हैं, सभी हाइड्रोजन एटम होते हैं। मेथिल हो गया, मेथिल कार्बोकैटायन। अगर एक हाइड्रोजन के स्थान पर यहाँ पर एक कार्बन जोड़ दिया जाए तो एथिल कार्बोकैटायन हो जाएगा। ये एथिल कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, 1 डिग्री। अगर हम इसकी जगह पर एक और हाइड्रोजन जोड़ दें तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, आइसोप्रोपिल। और ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। स्टूडेंट 11 में पढ़ाया गया होगा कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो कार्बन में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती है, क्योंकि ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर इस कार्बन के बीच हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप बढ़ गए, यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप हो गए, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी लिखेंगे, स्टेबिलिटी, ये क्या है, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व, ठीक है। स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब ये क्या दिखाया गया कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस प्रकार से बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है। अब कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही शीघ्रता से वो क्या देगा, SN2 अभिक्रिया देंगे। तो लिखेंगे SN1 क्रिया, SN1 रिएक्शन की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, क्या हो गया, SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। कहने का मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे तेजी से SN1 अभिक्रिया देगा, और सबसे स्लो कौन सा देगा, मेथिल या 1 डिग्री देगा, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन का हो गया, ठीक है, SN1 रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर CH3 CH2 Cl, ठीक है। और दूसरा मालिक्यूल ये A हो गया मालिक्यूल, दूसरा मालिक्यूल ले लिया हमने CH3 का होल ट्वाइस CHCl, ये B मालिक्यूल हो गया। और C मालिक्यूल जो लिया उसमें हमने क्या लिया, CH3 का होल थ्राइस CCl।
तो देखिए ये क्या है, इसमें एक कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री हो गया, यहाँ एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं 2 डिग्री हो गया, यहाँ पर एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हमें SN1 या SN2 भी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ ही बताया जाएगा कि SN1 अभिक्रिया की निकालना, क्रियाशीलता निकालनी है कि सबसे तेज से SN1 अभिक्रिया कौन देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके निकाल लेंगे कि किस प्रकार के एल्किलाइड हैं, 1 डिग्री हैं, 2 डिग्री हैं, 3 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन से एक कार्बन 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। और हमने बताया कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन की जो है क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, SN1 रिएक्शन की क्रियाशीलता बढ़ता क्रम का मतलब है 3 डिग्री सबसे तेजी से रिएक्शन देगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल कंपेयरिंग टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो जितना ज़्यादा स्टेबल उतनी ज़्यादा क्रियाशीलता होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे तेज़ी से रिएक्शन देख सकते हो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री। तो सबसे कौन तेज़ी से रिएक्शन देगा, C सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। फिर ये 2 डिग्री है, फिर B देगा, और फिर ये 1 डिग्री है तो A देगा। तो इस प्रकार से हम रिएक्टिविटी आर्डर को निर्धारित कर सकते हैं। ये SN2 क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम हो गया। अब इसमें पूछ दिया जाए सबसे स्लो कौन सा देगा, तो सबसे स्लो देगा एथिल क्लोराइड, सबसे फास्ट कौन सा देगा, आइसोप्रोपिल टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मॉलिक्यूल के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग SN1 अभिक्रिया की SN1 के आधार पर क्रियाविध पढ़ रहे थे, अब SN2 के आधार पर क्रियाविध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो SN2 का मतलब हो गया कि वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं R रेट, ठीक है, रेट इक्वल टू K सबस्ट्रेट मतलब एल्किल हैलाइड कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसके कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल होने के कारण ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगी। जब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होने के कारण से बाई मॉलिक्यूल बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूल के कारण से यहाँ पर 2 वर्ड लगाया गया। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, यहाँ 2 इसलिए लगाया गया कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्लस एंड न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, इसलिए SN2 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर अभिकारक व न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही की सांद्रता पर डिपेंड करती है, मतलब दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करती है, सांद्रता पर निर्भर करती है, दोनों की सांद्रता पर क्या करेगी, निर्भर करती है, जिसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा और उसकी मैकेनिज्म के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास है CH3Cl, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल NaOH का अटैक हो गया। तो जैसे ही NaOH का अटैक हुआ तो क्या बन गया, OH ने Na को रिप्लेस किया, OH ने Cl को रिप्लेस किया और Cl Na के साथ चला जाएगा NaCl के फॉर्म में और ये बन जाएगा CH3OH, एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, मेथनॉल बन गया। अब इसकी मैकेनिज्म समझने का प्रयास करते हैं, मैकेनिज्म किस प्रकार से होगी इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो NaOH है, NaOH Na प्लस देगा सॉल्यूशन में और OH माइनस देगा, ये हमारे पास हो गया H, ये नीचे की ओर होगा मॉलिक्यूल H और ये थोड़ा सा साइड में होगा AH, ये H मतलब नीचे की ओर, कागज में नीचे की ओर H हो गया। अब इस पर ये Cl है, यहाँ पर ये इस प्रकार से Cl है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस इस मेथिल क्लोराइड के अणु पर पीछे से आके अटैक कर देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो देखिए क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है
तो एक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होगी यहाँ पर, जिसमें ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन दोनों आके जुड़ जाएंगे और ये इस प्रकार से ये H होगा और ये H होगा। ठीक है, ये कहलाई जाएगी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, बहुत तेज़ी से Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लेकर शिफ्ट हो जाएगा और इसका जो है इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल होगा ऐसे पलट जाएगा, ऐसे, ये ऐसे है, ये देखो ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जिसे क्रिएलिटी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से ये H, अब ये H ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, ये H हो गया और ये यहाँ ये H ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये OH जुड़ जाएगा आके, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आके, ये OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिलोम विन्यास हो जाता है। प्रतिलोम, यहाँ पर जब रिएक्शन होती है तो प्रतिलोम विन्यास प्राप्त होता है। प्रतिलोम विन्यास का मतलब ये होता है कि इसका इन्वर्सन हो जाता है। इन्वर्सन मतलब ये मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोजन अपने स्थान से क्या होगा, पलट जाएगा ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से आके पलट जाता है, इसको बोलते हैं इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन या प्रतिलोमन। इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन या प्रतिलोमन विन्यास बोला जाता है। अब इस अभिक्रिया को SN2 क्यों बोला गया है, तो उसको बोलने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो रहा है कि एल्किल हाइलाइड जो मेथिल क्लोराइड मीन्स एल्किल हाइलाइड के ऊपर सीधे सीधे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो सीधे सीधे एक ही स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा मेथिल क्लोराइड और न्यूक्लियोफाइल OH माइनस दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसका जो रेट होगा किस पर डिपेंड करेगा, मेथिल क्लोराइड के कंसंट्रेशन सांद्रता और न्यूक्लियोफाइल OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दोनों पर डिपेंड करेगा। इसलिए ये SN2 टाइप की रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर किसी प्रकार के कार्बोकैटायन का प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनता है। क्या होता है, सीधे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है। ट्रांजिशन स्टेट के बाद Cl माइनस क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है और मॉलिक्यूल का इन्वर्सन होने के बाद स्थायी प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये क्या बन गया, मेथेनॉल का निर्माण हो गया, मेथेनॉल बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है SN1 SN2 में। SN1 में क्या होता था, पहले कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, जो कि स्लो स्टेप होता है आयनाइजेशन द्वारा, स्लो स्टेप द्वारा कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए वो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रेट डिटरमाइन स्टेप क्या हुआ, यहाँ पर जो है सीधे सीधे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है हमारे पास सबस्ट्रेट या एल्किल हाइलाइड के ऊपर या मेथिल क्लोराइड पर, इसलिए दोनों कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा। इसलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, इसको नोट कर लें। फिर आगे रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने डिस्कस की SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है, ठीक है। अब इसका हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे। तो SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर निकाला था हम लोगों ने 3 डिग्री। कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल था, इसलिए सबसे तेज़ी से रिएक्शन देगा SN1, फिर 2 डिग्री देगा, फिर 1 डिग्री था। अभी हमने एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको डिस्कस किया। ये किसके लिए हो गया, SN1 की क्रियाशीलता का क्रम, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब SN2 का इसका अपोजिट होगा। SN1 के लिए ये हो गया, SN2 के लिए क्या होगा, 1 डिग्री सबसे फास्ट देगा, या ऐसे लिख सकते हैं कि 3 डिग्री सबसे स्लो देगा, फिर उससे फास्ट देगा 2 डिग्री और सबसे फास्ट देगा 1 डिग्री। ये ऑर्डर हो गया किसका, SN2 की क्रियाशीलता का क्रम, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। अब हम ये समझेंगे कि यहाँ पर कि 1 डिग्री सबसे फास्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि जो 1 डिग्री जो मॉलिक्यूल हमारे पास है, 1 डिग्री में क्या होगा, मेथिल होगा, ये ऐसे इस प्रकार से इस पर OH माइनस ईजिली अटैक करेगा, ठीक है। अगर 2 डिग्री आ गया,
2 डिग्री में क्या होगा, ये तो हो गया मेथिल, मेथिल के बाद 1 डिग्री आएगा, ये तो हो गया मेथिल, मेथिल के बाद 1 डिग्री ले लेते हैं, चलो 1 डिग्री, मान लीजिए 1 डिग्री लिए, तो 1 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पर एक ये मेथिल आ गया, और ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये Cl, और इस पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आके, यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियोफाइल, ये मेथिल पर अटैक कर रहा था, ये एथिल पर, ये 1 डिग्री है, एथिल क्लोराइड, ये 1 डिग्री है, ठीक है। यहाँ भी अटैक कर रहा था, यहाँ भी अटैक कर रहा है। अब हम बात करते हैं आइसोप्रोपिल में, तो यहाँ पर क्या होगा, अब मान लिया ये 2 कार्बन और आ गए, अब इस पर ये पीछे से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो पहले से ज़्यादा कठिन होता जाएगा क्योंकि कार्बन बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम टर्सरी लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, टर्सरी जब हम लेंगे जब हम टर्सरी लेंगे तो यहाँ पर जो कार्बन होगा, मतलब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ चुके होंगे, अब इस पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो ईजिली अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या लगाएगा, ये त्रिविम बाधकता आ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, क्या लग जाएगा यहाँ पर, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट के कारण 3 डिग्री कार्बोकटायन जो होंगे, 3 डिग्री एल्केहाइड जो होंगे, वो SN2 अभिक्रिया नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो मेथिल देता है सरलता से SN2, 1 डिग्री एथिल भी देगा, 2 डिग्री भी दे देगा, लेकिन 3 डिग्री बिल्कुल ना के बराबर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, नोट में लिख सकते हैं, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट 3 डिग्री एल्किल हैलाइड do not gives SN2 रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिविम बाधकता के कारण 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया नहीं देते हैं। हमने बताया यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, ये यहाँ पर जो इफेक्ट हुआ कि जब चारों तरफ से इस कार्बन को जिस पर अटैक करेगा, सॉरी यहाँ जिस पर ये अटैक करेगा, ये हैलोजन यहाँ पर होगा, जहाँ पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, उस कार्बन को चारों तरफ से कवर कर रखा है कार्बन के हाइड्रोजन ने, ठीक है। इसलिए ईजिली ये अटैक नहीं कर पाएगा, ये हाइड्रोजन इधर होगा, ये हाइड्रोजन इधर होगा, तो यहाँ पर ये अटैक ही नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक पहुँच ही नहीं पाएगा, ठीक है, सेंट्रल कार्बन तक नहीं पहुँच पाएगा, जिससे यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए SN2 जो होंगे, जो 3 डिग्री कार्बोकटायन, वो SN2 अभिक्रिया नहीं देंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट करेंगे, जबकि मेथिल क्लोराइड ईजिली देंगे। तो ये हो गया रिएक्टिव आर्डर SN2 का। अब हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग SN1 SN2 का डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि प्रत्येक युग्म में से कौन सा यौगिक OH के साथ SN2 रिएक्शन फास्ट देगा, तीव्रता से देगा। तो देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं। पहला जो लिखा है, पहले में लिखा है कि मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल क्लोराइड में कौन फास्ट देगा, मेथिल क्लोराइड और मेथिल आयोडाइड, सॉरी यहाँ पर मेथिल आयोडाइड में कौन तेज़ी से रिएक्शन देगा। तो देखिए यहाँ पर जो मेथिल आयोडाइड का जो आकार होगा, मेथिल आयोडाइड में आयोडाइड का आकार जो होगा ब्रोमाइड से बड़ा होगा, तो आकार बड़ा होने के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, जिससे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कम होगी, इसलिए इजीली CH3I देगा, CH3I तेजी से रिएक्शन देगा CH3Br का। कारण क्या लिख सकते हैं, रीजन I का आकार, साइज ऑफ I माइनस इज मोर देन I का आकार Br माइनस के आकार से बड़ा होगा, के आकार से बड़ा होगा,
ठीक है, साइज ऑफ आयोडाइड आयन इज मोर देन Br माइनस आयन, ठीक है। इसलिए जब साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी जो होगी वो कम होगी, इसलिए तेजी से रिएक्शन मेथिल आयोडाइड देगा कंपेयरिंग टू मेथिल ब्रोमाइड। अब इसका आंसर हम लोग निकाल चुके हैं, ये हमारे पास 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, ये मेथिल है, ठीक है। तो मेथिल की जो होती है वो SN2 फास्ट देते हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा अभी पीछे बताया हमने कि 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, इसलिए टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड जो होगा वो 3 डिग्री SN2 रिएक्शन ही नहीं देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों में हम निकाल लेंगे। अगर निकालना हो तो SN1 के लिए तो SN1 ये फास्ट देगा, ये SN1 फास्ट देगा, जबकि SN2 मेथिल देगा, ठीक। अब देखते हैं SN2 सापन के प्रति क्रियाशीलता घटते क्रम में, ये पहला एग्जाम्पल, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल भी बताएंगे हम। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन है, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन का मतलब हो गया, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गए और 2 से ब्रोमो जुड़ा है, 2 से मेथिल जुड़ा हुआ है, तो CH3 C और इससे क्या जोड़ देंगे, एक मेथिल और एक Br, इसके बाद CH2 CH3 हो गया, तो ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मेथिल, ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मेथिल, ठीक है। दूसरा क्या, 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन क्या बन जाएगा, पेंट का मतलब 5 कार्बन हो गए, CH3 CH2 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 और 1 2 3 4 और CH2 Br, ये हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया। तीसरा है 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, तो 2 ब्रोमो पेंटेन का मतलब हो गया, इसको नीचे बना देते हैं, CH3 CH और ये Br हो गया और ये CH2 CH2 CH3, ये हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन। तो यहाँ पर हमने बताया था कि SN2 उपक्रिया में हम देख लेंगे कि जो एल्किल हैलाइड में जो है किस प्रकार की 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन से 3 कार्बन और जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री एल्किलाइड हो गया। यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उससे 2 अन्य कार्बन जुड़े हैं, इसलिए क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया ये, ठीक है। तो ये मान लेते हैं A मालिक्यूल, ये B और ये C। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर हम निकाल लिया होगा स्टूडेंट सभी लोगों ने, क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले क्या होगा, 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री सबसे फास्ट देगा मीन्स B, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा। अब क्या कौन सा देगा, 2 डिग्री कौन सा है, 2 ब्रोमो पेंटेन मतलब C। अब सबसे स्लो कौन सा देगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, क्योंकि ये 3 डिग्री है मीन्स A। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया, ठीक है। SN2 की क्रियाशीलता का क्रम, घटता क्रम, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, इसको नोट कर लें, फिर आगे अन्य एग्जाम्पल स्टडी करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स आगे एग्जाम्पल्स को और डिस्कस करते हैं हम लोग। 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, तो 3 मेथिल क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गए, CH3 CH और इससे एक मेथिल हो गया, CH3 CH2 CH2 Br, 1 2 3 4, तो ये 1 से Br हो गया, 3 से मेथिल हो गया, तो 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन हो गया, ठीक है। दूसरा है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो है और 2 से ही मेथिल है, ब्यूटेन है, तो CH3 CH2 C से 2 से Br है और 2 से मेथिल है CH3, ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। तीसरा है 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, तो CH3 CH इससे मेथिल हो गया एक, CH इससे Br हो गया एक और ये CH3, ये हो गया 2 ब्रोमो 2 से Br हो गया, 3 से मेथिल हो गया। अब ये हमारे पास देखिए ये 1 डिग्री है, ये क्या है, यहाँ पर एक कार्बन से 1 2 3 कार्बन है, ये 3 डिग्री हो गया। और यहाँ पर एक कार्बन से जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा उससे 2 कार्बन जुड़ा है, ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसको A मान लें, इसको B और इसको C। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हम निकाल सकते हैं जैसे पीछे अभी बताया हमने। तो सबसे फास्ट देगा 1 डिग्री मीन्स A, फिर 2 डिग्री मीन्स B, सॉरी C, ये C है C, और सबसे स्लो देगा B, क्योंकि ये 3 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से डिसाइड कर लेंगे। अब आते हैं
सेकेंड एग्जाम्पल 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन मतलब CH3 CH2 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 1 2 3 4 Br, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ठीक है। तो 1 ब्रोमो हो गया और 2 डाइमेथिल प्रोपेन हो गया। तो CH3 C CH3 CH3 CH2 Br। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो गया 1 2 3, तो हो गया 1 से ब्रोमो हो गया, 2 से 2 मेथिल हो गया, 2 डाइमेथिल हो गया, 2 डाइमेथिल और कार्बन 3 है प्रोपेन हो गया, ठीक है। फिर है 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होगा, तो 1 2 3 4 और इससे Br हो गया, 1 ब्रोमो हो गया, 1 से ब्रोमो हो गया, 2 से मेथिल मतलब इससे मेथिल होगा, यहाँ पर CH की जगह पर ये ऐसे है 1 ब्रोमो हो गया, 2 मेथिल हो गया, 1 ब्रोमो हो गया, 2 से मेथिल हो गया, 4 कार्बन ब्यूटेन हो गए। यहाँ पर क्या होगा 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन होंगे। चलिए इसको भी बना लेते हैं, यहाँ पर 3 मेथिल है तो नीचे यहाँ पर लिख देंगे मेथिल, फिर ये CH2, फिर ये CH2 और फिर ये Br। तो देखिए 1 से ब्रोमो हो गया, 3 से मेथिल हो गया, अब 4 कार्बन ब्यूटेन हो गए। तो यहाँ पर ये कंपाउंड हमारा A मान लें, ये कंपाउंड B हो गया, कंपाउंड C हो गया, कंपाउंड D हो गया। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री नो ब्रांच, कोई भी शाखा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया 1 डिग्री, लेकिन यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से 2 ब्रांच, ठीक है, 2 ब्रांच विद बीटा कार्बन, तो जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री के साथ में ये अल्फ़ा हो गया, बीटा से क्या है एक ब्रांच है, ठीक है, 1 ब्रांच विद बीटा कार्बन। यहाँ पर क्या है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है। तो ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उससे एक ही कार्बन जुड़ा है, लेकिन साथ में क्या है 1 ब्रांच विद गामा कार्बन। तो स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं सभी 1 डिग्री हैं, तो लेकिन 1 डिग्री में जो नो ब्रांच है, कोई ब्रांच नहीं, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, तो सबसे फास्ट देगा A। फिर अब ब्रांच की बात करते हैं, तो B C D तीनों ब्रांच हैं, लेकिन गामा जो D है इसमें गामा से ब्रांच है, तो ये ब्रांच क्या है हाइड्रोजन से दूर हो गया, हाइड्रोजन इस कार्बन जुड़ा है उससे दूर है, इसलिए D देगा SN2 फास्ट। अब B C में क्या है, B में 2 ब्रांचें हैं, 2 ब्रांचें बीटा से, और C में क्या है 1 ब्रांच है, तो जिसमें 1 ब्रांच होगी उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा, इसलिए C फास्ट देगा, और D जो B होगा सबसे स्लो देगा, ठीक है। ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने स्टडी की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत SN1 और SN2 टाइप से मैकेनिज्म और उसके कुछ एग्जांपल। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।